क्या आप ऐसी किसी कंट्री को जानते हैं जहां सड़क पर हर चलता आदमी एक ट्रिलियनेयर है? उस वक्त जिम्बाब्वे में $10 मिलियन पे करने पर बस एक ब्रेड का पैकेट आता था और उन्होंने तब तक पैसा छापा, उस $1 से ज्यादा कीमती वो कागज था। आखिर में जिम्बाब्वे को 100 ट्रिलियन का भी नोट छापना पड़ा। उन्हें शक है कि जो चाइना ने ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दिया है उसमें हिडन स्पाई डिवाइसेस कहीं ना कहीं लगे हो सकते हैं। ये इनके अलग से दिखने वाले पैरों की वजह से फेमस है। कहा जाता है कि आज भी उन माइंस में से लोगों के स्केलेटन्स निकलते हैं। हाय, मैं हूं शशांक और इस चैनल पे मैं टोटल 195 कंट्रीज के बारे में बात करूंगा, फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। जिम्बाब्वे वर्ड आया है जिम्बा जा माब्वे से, जिसका मतलब है पत्थरों के बने हुए बड़े घर। जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो 4 देशों की बॉर्डर से घिरा हुआ है। साउथ वेस्ट में बोट्सवाना, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में मोजाम्बिक, साउथ में साउथ अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट में जाम्बिया। इन कंट्रीज के बीच में से गुजरती हैं लिम्पोपो रिवर और जाम्बेजी रिवर। ये 2 वहाँ की मेजर रिवर्स हैं। जिम्बाब्वे टोटल 3,90,757 किलोमीटर्स में बसा हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 17 मिलियन है। पासपोर्ट इंडेक्स रेटिंग के हिसाब से जिम्बाब्वे का पासपोर्ट 68th नंबर पे है पूरी दुनिया में। जिम्बाब्वे अपनी रिच हिस्ट्री और वहाँ के सुंदर लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। उनमें से कुछ जगह हैं। पहला, विक्टोरिया फॉल्स, जिसको मोसी वाटूनिया भी बोलते हैं। शोना लैंग्वेज में इसका मतलब है गरजता धुआं, द स्मोक दैट थंडर्स। ये दुनिया के 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। जाम्बेजी रिवर से बनने वाले इस वाटरफॉल को जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ये दोनों कंट्रीज शेयर करती हैं। दूसरा है द ग्रेट जिम्बाब्वे रूइंस। ये जगह जिम्बाब्वे के मास्विंगो टाउन में है। 11th से 15th सेंचुरी एडी तक इस जगह को किंगडम ऑफ जिम्बाब्वे कहा जाता था। द ग्रेट जिम्बाब्वे रूइंस को उस जमाने में जब बनाया जा रहा था, ना सीमेंट, ना ही मिट्टी, ना पानी, इस तरह की कोई चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसको उन्होंने एक के ऊपर एक पत्थरों को रखकर बनाया था, लेकिन ये आज भी बहुत मजबूत है। और यहीं पर रिसर्चर्स ने कुछ नक्काशी किए हुए पत्थर भी पाए जिस पर कुछ पक्षियों के सिंबल्स बने हुए थे। और यहाँ के रिसर्चर्स को लगा कि ये इस किंगडम में रहने वाले अफ्रीकन रूलर्स का सिंबल हो सकता है। और फिर यही मूर्तियाँ जिम्बाब्वे के नेशनल एम्बलम बनी और आप वही सिंबल जिम्बाब्वे के फ्लैग पर भी देख सकते हैं। तीसरा है माटोबो नेशनल पार्क। ये जगह ग्रेनाइट के पत्थरों से भरी हुई है और आज भी आपको उन चट्टानों के बीच में जो गुफाएं हैं वहाँ स्टोन एज के वक्त की केव पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। चौथा है ह्वांगे नेशनल पार्क। ये अफ्रीका के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। यहाँ पर आपको अफ्रीकन एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ और 100 से भी ज्यादा मैमल्स मिल जाएंगे। पांचवी है लेक करीबा। ये दुनिया की सबसे बड़ी मैनमेड लेक और रिजर्वायर है जो कि 5,580 स्क्वायर किलोमीटर्स तक जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर के बीच में फैली हुई है। 6th है नियांगा। जिम्बाब्वे का अगर कोई सबसे हाईएस्ट पॉइंट है तो वो उसके ईस्टर्न हाईलैंड्स में बसा ये शहर है नियांगा टाउन। ये जिम्बाब्वे का इकलौता हिल स्टेशन है। अब जानते हैं जिम्बाब्वे की मेजर सिटीज के बारे में। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल सिटी है हरारे। और यहाँ सबसे पहले जो आप चीज़ नोटिस करेंगे वो है चौड़े और स्पेशियस रोड्स होने के बावजूद भी यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिसमैनेज्ड है। लेकिन यहाँ की एक चीज़ है जो इस शहर को बहुत सुंदर बनाती है, वो है यहाँ लगे हुए जैकरांडा के पेड़। हरारे के बाद कुछ और मेजर सिटीज़ के नाम हैं जैसे कि मुटारे, बुलावायो, ग्वेरू। और ये वो शहर हैं जहाँ पे जिम्बाब्वे की मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जिम्बाब्वे में भी लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव करने का रूल है। तो जिम्बाब्वे की लैंग्वेजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल 16 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें से मेजॉरिटी में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है शोना लैंग्वेज। शोना लैंग्वेज यहाँ की 70% पॉपुलेशन यूज़ करती है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो है दबेले। जिम्बाब्वे का नेशनल एंथम यहाँ की 2 मेन लैंग्वेजेस में ही लिखा गया है। जब डच 1652 में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को कॉलोनाइज करने यहाँ आए थे
तब उनका सामना हुआ था 2 इंडिजिनस ग्रुप से, जिनमें से एक ग्रुप को कहा जाता था सैन या फिर बुशमैन। अब दूसरे इंडिजिनस ग्रुप का नाम रखा गया कोई। तो जो सैन लोग थे वो कभी भी एक जगह नहीं रहते थे। उनका मानना था कि जो मटेरियल वेल्थ है वो उनके लिए बहुत बड़ा बोझ बन सकती है, इसलिए वो अलग अलग जगहों पर रहा करते थे और जिन भी गुफाओं में रहते थे वहाँ पर वो अपनी पेंटिंग्स बना दिया करते थे। इसके अलावा जो दूसरा इंडिजिनस ग्रुप था उनकी भाषा पहले वालों से बिल्कुल डिफरेंट साउंड कर रही थी। वो अपनी भाषा में क्लिक्स का साउंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। बाद में इन दोनों ट्राइब्स को कलेक्टिवली मिला के एक नाम दिया गया कोईसान। ओके, इसके अलावा एक और ट्राइब है जिसे कहते हैं बडोमा ट्राइब या फिर डोमा ट्राइब। ये इनके अलग से दिखने वाले पैरों की वजह से फेमस है। इस कंडीशन को कहते हैं एक्ट्रोडैक्टिली। कुछ लोग इसे ऑस्ट्रिच फुट भी कहते हैं। इस कंडीशन की वजह से इनके पैरों की जो बीच की उंगलियां हैं वो गायब हो जाती हैं और दोनों तरफ के टोज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं। ये जिम्बाब्वे के नॉर्दर्न पार्ट केनियम्बा में रहते हैं और इनकी कुल आबादी 1500 है। अब बात करते हैं टोटम की। टोटम है क्या? टोटम का अर्थ है पर्यावरण में जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, टोटम इन्हीं में से एक क्रिएचर को या किसी पेड़ पौधे को सिंबलाइज करता है। अफ्रीकन लोगों का ये मानना है कि उनके पूर्वज कोई भी क्रिएचर बनकर दोबारा जन्म लेते हैं और वहीं से उनका टोटम डिसाइड हो जाता है। टोटम अफ्रीकन्स की ओरिजिन और उनकी ब्लड लाइन भी रिप्रेजेंट करता है। उनका मानना है कि टोटम उनकी आइडेंटिटी है। तो अफ्रीका में अगर आप किसी को पूरे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करना चाहते हैं तो आपको उन्हें उनके टोटम नेम से बुलाना होगा। और जिम्बाब्वे में अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो वो 2 बार क्लैप करके आपको थैंक यू बोलता है। ये उनका तरीका है। अगर आप जिम्बाब्वे में रहते हैं तो आपके पास 2 घर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शहर में जॉब करते हैं तो आपका एक मिट्टी का घर गांव में भी होना ज़रूरी है, भले ही आप वहाँ रहते हो या ना रहते हो। ये जिम्बाब्वियंस की नज़र में ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आप अपने एंसेस्टर्स और उनके रूट्स से जुड़े हुए हैं। जिसका भी गाँव में घर नहीं होता, जिम्बाब्वे में उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। वैसे तो जिम्बाब्वे का लिटरेसी रेट 90% दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ के शोना ट्राइब एक सेरेमनी परफॉर्म करते हैं जो कि रात भर चलती है। इनके हिसाब से वो अपने मरे हुए 2-3 पूर्वजों को किसी एक फैमिली मेम्बर के शरीर में बुलाते हैं। ये अपने पूर्वजों का पसंदीदा म्यूजिक बजाते हैं और ये ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि ये रिचुअल्स आगे आने वाली जनरेशन को पास ऑन हो सके और वो इसे भूल ना जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ मिशनरीज आते हैं और होली बाइबल का नॉलेज इन तक पहुँचाते हैं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि मिशनरीज के अफ्रीका में आने के बाद ये इससे खुश नहीं है। What is actually happening here in Zimbabwe about the gold mafia? You can see the main person in that gold mafia thing is a pastor. People, they hide behind religion to do horrible things. But those who are pastors and priests, some of them, they want to commercialize religion so that they can get a living out of it. मैं एक जिम्बाब्वियन फिलोसोफर को ढूंढ रहा था जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जिम्बाब्वे के लोगों का पर्सपेक्टिव समझ पाऊँ, उनकी फिलॉसफी समझ पाऊँ। टाओया चिनामा ये एक फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट, एपेथिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने जिम्बाब्वे के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को गहराई से स्टडी किया है और जो इनका व्यू है लोगों को लेकर वो यही है कि जिम्बाब्वे के ज्यादातर लोग अंधविश्वासी हैं और बहुत से लोग आज भी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। I'm a qualified teacher. Earlier this year, I had an issue which I was working on in Harare, Zimbabwe. A certain father was killed by his 2 sons after being accused of being a witch. Imagine, witchcraft allegations are serious. I'm trying to educate people. You know, philosophy teaches you to question a lot. If something is said to be beyond us, so why should we believe it? Beliefs can be true or false. Because philosophy is the one which actually liberated my mind. I've been telling some people that the illiterate people of the 21st century are not those who cannot read and write, but are those who cannot unlearn the false things they've been taught to believe. You are as good as illiterate. Human beings should be responsible of our choices.
अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की बॉर्डर्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, जिम्बाब्वे 4 कंट्रीज से घिरा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेंस्ड माहौल रहता है वो रहता है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पे, जिसको बीट ब्रिज बॉर्डर भी कहा जाता है। यहाँ मोस्टली इलीगल क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स चलते रहते हैं। जिम्बाब्वे के लोग साउथ अफ्रीका की बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं, वहाँ की फेंस तोड़ देते हैं। जो इन दो कंट्रीज के बीच में एक रिवर बहती है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, जिसका नाम है लिम्पोपो, उस रिवर को भी तैर कर क्रॉस करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर, ताकि उनको एक बेहतर जिंदगी मिल सके। बहुत सारे केसेस में ये लोग मर जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसी बीट ब्रिज बॉर्डर से 120 किलोमीटर आगे एक जगह है, उसका नाम है ट्यूली सर्कल। ट्यूली सर्कल वो जगह है जहाँ पर जिम्बाब्वे, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका, इन तीनों की बॉर्डर मिलती है, और यही वो जगह है जहाँ पर डायनासोर्स के फॉसिल्स आज भी मिलते रहते हैं। तो जिम्बाब्वे को अगर हम और बेहतर जानना चाहते हैं तो हमें उसकी हिस्ट्री को खोलना पड़ेगा। 1880 में ब्रिटिश जिम्बाब्वे आते हैं और यहाँ के दिबेले ट्राइब से एक बिजनेस डील करते हैं। वो उन्हें पैसा और हथियार देंगे और बदले में वो उनकी जमीन पर माइनिंग करेंगे। बस यही उन्होंने कर दी सबसे बड़ी गलती, और यहीं से सारी मुसीबत शुरू होती है। दिबेले ट्राइब सालों तक अब अपनी ही जमीनें बचाने के लिए ब्रिटिश एम्पायर से लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन ब्रिटिश दिबेले ट्राइब्स के 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मारकर उनकी किंगडम हड़प लेते हैं। 1890 से 1896 तक सिसिल रोड्स यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हें उनके लोगों के द्वारा माइनिंग मैग्नेट भी कहा जाता था, क्योंकि ये उनकी नजर में सक्सेसफुल बिजनेसमैन और माइनिंग एक्सपर्ट रह चुके थे। सिसिल रोड्स ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए और ब्लैक्स को उन्हीं की जमीन से हटाने के लिए काफी सारे पार्लियामेंट्री एक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। 1898 में उनके प्राइम मिनिस्टर पोजीशन से हटने के बाद तब उस जगह का नाम रोडेशिया रखा गया। रोडेशिया 1980 तक कॉलोनाइज था, इसलिए फार्मिंग से लेके माइनिंग और जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो वाइट माइनॉरिटीज के ही कब्जे में होती थी। 1964 में इयान डगलस स्मिथ रोडेशिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसी बीच ब्लैक कम्युनिटीज में से 2 एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स निकल के आते हैं। जिम्बाब्वे अफ्रीकन पीपल्स यूनियन यानी ज़ैपू, जिसके लीडर थे जोशुआ कोमो, जिसको सोवियत यूनियन का सपोर्ट था, और दूसरा ग्रुप था जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन, जिसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, जिसको चाइना का सपोर्ट था। कुछ सालों तक कंट्री में भयानक ब्लैक वर्सेस व्हाइट वॉर छिड़ जाती है, और इतनी जंग लड़ने के बाद रोडेशिया को 1980 में जाकर यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस मिलती है, जिसके बाद रोडेशिया का नाम जिम्बाब्वे रख दिया गया था। फिर इयान डगलस स्मिथ अपनी पोजीशन से रिजाइन करते हैं और देश के अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं रॉबर्ट मुगाबे। अब आपको लग रहा होगा कि देश तो आज़ाद हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया होगा। रॉबर्ट मुगाबे के पावर में आने के बाद जिम्बाब्वे की कुछ कम्युनिटीज खुश नहीं थी। रॉबर्ट मुगाबे ने फिर पावर में रहने के लिए एक प्लान बनाया, जिसको वो शोना लैंग्वेज में कहते हैं गुकुरा हुंडी। मुगाबे ने अक्टूबर 1980 में नॉर्थ कोरिया लीडर किम इल संग के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने जिम्बाब्वे नेशनल आर्मी ZNA को नॉर्थ कोरिया के अंडर ट्रेनिंग के लिए भेजा। फिर 1983 में जब इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो इस आर्मी को कहा जाने लगा द 5th ब्रिगेड। अब मुगाबे का गेम साफ था। उसने चुन चुनकर उन कम्युनिटीज को टारगेट बनाया जो उसके खिलाफ बोलते थे। उन लोगों को अपनी ही आर्मी द्वारा बहुत ही क्रूरता से पब्लिकली एग्जीक्यूट करवा दिया। कुछ को तो उन्होंने डंडों से पीट पीट कर मार डाला और कुछ लोगों को अपनी ही कब्र खोदने को बोला और फिर उन्हें गोली मारकर उसी कब्र में उन्हीं के परिवार वालों के सामने दफन भी कर दिया। कई रिपोर्ट्स में तो ये भी है कि आर्मी ने लोगों को मारकर गहरे कुएं में फिकवा दिया था और कुछ को एंटीलोप माइंस में मारकर बंद कर दिया था, क्योंकि ये उनके लिए आसान तरीका था उन लाशों को छुपाने का। कहा जाता है कि आज भी उन माइंस में से लोगों के स्केलेटन्स निकलते हैं। और ये सब होने के बाद मुगाबे का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि ये सब ऑपोजिशन पार्टी द्वारा फैलाया गया झूठा प्रोपेगेंडा है मेरे खिलाफ।
फिर सालों बाद 2005 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर की रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया कि गुकुराहुंडी किलिंग्स में 20,000 से ज्यादा लोग मुगाबे की फोर्सेस द्वारा मारे जा चुके हैं। इस पॉइंट पे मुगाबे ने लगभग जिम्बाब्वे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। इस सब वायलेंस के बाद जिम्बाब्वे से बहुत सारी कंट्रीज ने पॉलिटिकल टाइज, बिजनेस एंड ट्रेड्स और मेडिकल एड जैसी चीजें बंद कर दी थी और अब सरकार के पास पैसा भी नहीं बचा था, लेकिन उसे लग रहा था कि मैं अभी और भी कुछ कर सकता हूँ देश के लिए। तो मिस्टर मुगाबे ने बिना किसी से सलाह मशवरा किए एक तरफा डिसीजन लिया, जो कि आज तक का सबसे बड़ा फेलियर रहा है जिम्बाब्वे के लिए, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे आज तक रिकवर नहीं कर पाया है। जिम्बाब्वे की कुछ वाइट माइनॉरिटीज थी जो वहां पे सालों से खेती करती थी। अब मुगाबे ने बिना कोई प्रायर नोटिस के और बिना किसी कॉम्पनसेशन के व्हाइट फार्मर्स को उनकी जमीन से हटा के ब्लैक लोगों को उनकी जगह पर वो जमीन देने का फैसला लिया। जो ब्लैक कम्युनिटी थी उसने व्हाइट्स के अंडर बस स्लेवरी की थी, तो उन्हें फार्मिंग का कोई नॉलेज नहीं था। अब जैसे ही वो जमीनें जो इतने सालों से व्हाइट फार्मर्स जिन पर खेती करते आ रहे थे ब्लैक्स को दे दी जाती है, अचानक से जिम्बाब्वे की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैपेसिटी तेजी से नीचे गिरने लग जाती है और इसी डिक्लाइन के बाद जिम्बाब्वे के लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। अब इस पॉइंट पे अगर मुगाबे चाहते तो वो माइनिंग, प्रोडक्शन या टैक्सेस के जरिए पैसा जनरेट कर सकते थे, लेकिन मिस्टर मुगाबे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने करेंसी नोट्स छापना शुरू किए और उन्होंने इतने ज्यादा करेंसी नोट्स छापे कि एक तरह से मानो उनको नोट छापने की लत लग गई थी और 2008 तक जिम्बाब्वे ने नोट छापने की सारी हदें पार कर दी थी। और यहाँ से जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है, जहाँ डेली 98% का इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था, जो कि महीने का होता है 80 बिलियन % और साल का 96 ट्रिलियन %। और इसके बाद इन्फ्लेशन इतना हाई था कि उन लोगों ने मैथ्स लगाना भी बंद कर दिया था। अब हर कोई बस अपने आंकड़े बना रहा था और इसके बाद भी जिम्बाब्वे गवर्नमेंट पैसा छापती चली गई और उन्होंने तब तक पैसा छापा कि जिस कागज पे वो नोट छपता है वो $1 का नोट, उस $1 से ज्यादा कीमती वो कागज था। और ऐसा ही चलता रहा। जिम्बाब्वे ने इतने करेंसी नोट छापे कि उन पे जो डिजिट्स थे वो इतने ज्यादा थे कि किसी भी कंट्री के करेंसी नोट पर इतने डिजिट्स नहीं पाए जाते। आखिर में जिम्बाब्वे को 100 ट्रिलियन का भी नोट छापना पड़ा। उस वक्त जिम्बाब्वे में $10 मिलियन पे करने पर बस एक ब्रेड का पैकेट आता था। इतना इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद वहाँ के लोगों की सेविंग्स खत्म हो चुकी थी और वहाँ की गवर्नमेंट सेविंग्स भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। फूड सप्लाईज की कमी होने के वजह से अब ये लोग ब्लैक मार्केट से चीजें खरीदने लगे थे। सभी बैंक्स के डूब जाने के बाद अब जिम्बाब्वे गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करेंसी को स्टेबल कैसे करे, तो उन्होंने दूसरे देशों की करेंसी को अपने देश में चलाना शुरू किया, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बोट्सवाना पुला, चाइनीज युआन, यूरोज, इंडियन रुपीज, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, साउथ अफ्रीकन रैंड और US डॉलर, जिससे कि हालात थोड़े स्टेबल हो जाएं। 2019 में जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वियन डॉलर को वापस लाने का डिसीजन लिया और 2021 तक यहाँ का इन्फ्लेशन रेट 350% हो चुका था, जो कि बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट था जिम्बाब्वे के लिए। आज 2024 में जिम्बाब्वे ने एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है जिग। जिग का मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड, क्योंकि सरकार के पास जितना भी सोना है इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व, वो सब कंट्री के सेंट्रल बैंक में रखा गया है। ये गोल्ड इस नई करेंसी को सपोर्ट करता है ताकि जिम्बाब्वे की इकोनॉमी वापस से स्टेबल हो सके। अभी फ्यूचर में कितना सक्सेसफुल रहता है ये समय बताएगा। और इस सब के बाद भी जिम्बाब्वे में फूड सिक्योरिटी नहीं है और वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम है और डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसके बिना किसी भी कंट्री का बेहतर हो पाना मुश्किल है। आज की डेट में जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर एमरसन मनांगाग्वा, पर सवाल ये है क्या मिस्टर एमरसन जिम्बाब्वे की इकोनॉमी को बेहतर बना पाएंगे? जिम्बाब्वे की अनस्टेबल इकोनॉमी को देखते हुए चाइना भी इंटरेस्ट ले रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना जिम्बाब्वे को एक नया ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ पार्लियामेंट गिफ्ट करना चाहता है, यहाँ तक कि उसमें कोई लोन भी अटैच्ड नहीं है। चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? यहीं के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसको बहुत शक की नजर से देखते हैं। उन्हें शक है कि जो चाइना ने ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दिया है उसमें हिडन स्पाई डिवाइसेस कहीं ना कहीं लगे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा सेम केस इथियोपिया के अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर्स में भी हुआ था। उन लोगों ने रिपोर्ट किया था कि चाइना ने उनके सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ की है, जिस पर चाइना ने इसे एक झूठा प्रोपेगेंडा बताया था। चाइना के जिम्बाब्वे के साथ 20 साल से भी पुराने रिलेशनशिप रहे हैं। चाइना ने जिम्बाब्वे में $10.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है
और इनके बीच कई कॉन्ट्रैक्ट्स और बिजनेस डील्स चलते रहते हैं। चाइना की बहुत सारी कंपनी सालों से यहाँ माइनिंग कर रही हैं। जिम्बाब्वे की 11% जीडीपी ग्रोथ केवल माइनिंग पे डिपेंडेंट है। जिम्बाब्वे को चाइना से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और चाइना को माइनिंग से रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड। लेकिन आज ई कार्स के आने के बाद लिथियम की डिमांड बढ़ती जा रही है, जो कि जिम्बाब्वे अकेला पूरी दुनिया की 20% लिथियम की डिमांड को पूरा करने की पोटेंशियल रखता है। वैसे जिम्बाब्वे में 60 अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग जो 5 सबसे ज़रूरी मिनरल्स हैं जो लिथियम बैटरी को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकल, ग्राफाइट। क्या आप ऐसी किसी कंट्री को जानते हैं जहां सड़क पर हर चलता आदमी एक ट्रिलियनेयर है? लेकिन अब बात करते हैं जिम्बाब्वे के मिलियनेयर्स की। ट्रिलियनेयर्स के बाद अब मिलियनेयर्स, लेकिन ये ट्रू सेंस में पैसे वाले लोग हैं। मतलब कि हम बात करेंगे उनके वेल्थ की, ना कि उनके पास $1 ट्रिलियन की करेंसी नोट्स हैं कि। मिस्टर स्ट्राइव मासेवा ये जिम्बाब्वे के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं जिनकी नेटवर्थ है $3 बिलियन। ये इकोनेट ग्लोबल ग्रुप के फाउंडर हैं, जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। इकोनेट के अगेंस्ट में बहुत सारे इनकी राइवलरी कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन इनकी मार्केट में मोनोपोली है। अगली चीज जो निकल के आती है वो है आर्ट। तो चलिए उनके आर्ट फॉर्म को देखते हैं। जिम्बाब्वे में सबसे बड़ा इंडिजिनस ग्रुप शोना ट्राइब सालों से पत्थर पर नक्काशी करते आए हैं। ये एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट्स अपनी मूर्ति बनाने की कला जनरेशन टू जनरेशन यहाँ के यंग स्कल्प्टर्स को पास ऑन करते रहते हैं। शोना ट्राइब का कहना है कि वो अपने आर्ट की इंस्पिरेशन अपने सपनों से लेता है। यदि आप कभी जिम्बाब्वे घूमने जाएं और इनके आर्ट में दिलचस्पी रखते हो, ये आपको मिलेंगे क्यूरियो मार्केट में, जो कि विक्टोरिया फॉल्स पर सिचुएटेड है। क्यूरियो मार्केट जिम्बाब्वे और जाम्बिया दोनों ही तरफ आपको देखने को मिलेंगे और इस आर्ट एंड क्राफ्ट मार्केट को पर्सी एम क्लार्क ने 1903 में एस्टैब्लिश किया था। क्यूरियो मार्केट में जो भी आर्ट आपको मिलेगा उसकी वैल्यू उसके मटेरियल से नहीं होती, उनके स्किल्स और रेपुटेशन से लगाई जाती है। जिम्बाब्वे के कल्चर में डांस और म्यूजिक ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके कुछ मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि हरारे इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स, चिमानीमनी आर्ट फेस्टिवल, इंट्वासा आर्ट्स फेस्टिवल ऑफ बुलावायो, जिंकिया डांस फेस्टिवल, बीरा म्यूजिक फेस्टिवल, मिडलैंड्स आर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल और शोको फेस्टिवल। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की फिल्म्स के बारे में। नेरिया ये फिल्म 1991 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसे जिम्बाब्वे में लोग आज तक देखते हैं। अगली फिल्म है येलो कार्ड, ये ईयर 2000 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट है एवरीवन्स चाइल्ड, ये 1996 में रिलीज हुई थी। 2017 की कुक ऑफ, चिनॉय 7, एमा ये 2023 में रिलीज हुई थी, पर इन्हें जिम्बाब्वे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ZIFF से हर साल रिकग्निशन मिलता है, जो यहाँ के फिल्म मेकर्स को हर साल और बेहतर करने के लिए और इम्प्रूव होने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो अब जिम्बाब्वेन म्यूजिक की बात करते हैं। यहाँ पे 4 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला है होशो, दूसरा मारिम्बा, तीसरा बीरा और लास्ट है गोमा ड्रम्स। जिम्बाब्वेन म्यूजिक के 10 फेमस जॉनर्स हैं: एफ्रो जैज, चिमुरेंगा, इम्बूबे, जेट जिसे हरारे बीट भी बोलते हैं, रॉक, रुम्बा, संगूरा, ट्रैप, जिम डांस हॉल। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें रीडिंग पसंद है, तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है जिसमें जिम्बाब्वे के बेस्ट ऑथर्स के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। बोन्स बाय चेंजिराई होवे, वेटिंग फॉर द रेन बाय चार्ल्स मुंगोस, द हाउस ऑफ हंगर बाय दाम्बोत्सु मारेचेरा, द ग्रास इज सिंगिंग बाय डोरिस लेसिंग, हैचिंग्स by John Epel, We Need New Names by Noviolet Bulawayo, Zimbabwe's Cultural Heritage by Patisa Nyathi, Rotten Row by Petina Gapa, Harvest of Thorns by Shimmer Chinodia, Nervous Conditions by Tsitsi Dangaremga, Butterfly Burning
एंड अंडर द टंग बाय वोने वेरा। जिम्बाब्वे की स्पोर्ट्स में भी बहुत अचीवमेंट्स रहे हैं, लेकिन फुटबॉल यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट है। लेकिन बात करें टेनिस की तो उसमें कारा ब्लैक एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लेयर रह चुकी हैं। इन्होंने अब तक ITF डबल्स के 11 चैंपियनशिप मैचेस जीते हैं। वहीं निक प्राइस भी 1990 के ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे थे। इसके अलावा जिम्बाब्वे में क्रिकेट, फील्ड हॉकी, पोलो क्रॉस और रग्बी भी काफ़ी पॉपुलर है। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे के खाने की। हो सकता है मैं इन डिशेस के नाम ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, तो मैं इनके नाम स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं और जिम्बाब्वे घूमने आए हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है यहाँ पे सर्वाइव करना। जो इनका मेन ट्रेडिशनल खाना है जिम्बाब्वे का, वो हेवीली डिपेंड करता है मीट पे। यहाँ तक कि जो दुनिया के बहुत ही इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, वो बुश मीट मार्केट में खुलेआम बिकते हैं और यहाँ लोग वो उसे खाते भी हैं, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। जो गवर्नमेंट है जिम्बाब्वे की, उन लोगों ने भी इस पर ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए नहीं है। इसके बाद अगर आप किसी जिम्बाब्वेन सुपरमार्केट में जाते हैं तो आपको वहाँ कई तरह के स्नैक्स मिल जाएंगे। इसमें से जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जिम्बाब्वियन स्नैक्स हैं वो ये हैं। जब भी आप जिम्बाब्वे जाएंगे तो उनकी सबसे ज़्यादा कमर्शियलाइज्ड सिटीज़ जो हैं, हरारे, मुटारे, बुलावायो जैसी सिटीज़ या फिर छोटे टाउन्स भी जो आप देखेंगे, वहाँ पर जो ब्रांड्स हैं जो आपको बहुत कॉमनली हर जगह मिल जाएंगे, वो ये हैं। तो ये था जिम्बाब्वे। अब अगला वीडियो होगा ज़ाम्बिया पर।